चला सकते हैं और अब प्रधानमंत्री स्वयं इसको टेस्ट करते हुए। तो यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है और उस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप अब देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहां से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर। फतेहपुर में व्यापारी को गोली मारी गई और उसकी हत्या कर दी गई। सीकर में कस्बा फतेहपुर शेखावटी, जो सीकर बीकानेर रोड पर स्थित है, यहीं से एक खबर मिल रही है, जहां पर एक व्यापारी को गोली मारी गई है और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और इस व्यापारी का नाम बाबूलाल झालानी बताया जा रहा है, जिसको बदमाशों ने गोली मारी है। बाबूलाल झालानी की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे जिन्होंने गोली मारी है। तो सीकर के फतेहपुर शेखावटी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक व्यापारी जिसका नाम बाबूलाल झालानी है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी इस हत्या के बारे में? जी देखिए, अभी चूंकि व्यापारी की गोली लगी है, अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो अभी हत्या जैसी बात नहीं है। लेकिन मैं प्रारंभिक तौर पर आपसे बताना चाहूंगा कि जो बाबूलाल झालानी है, ये फतेहपुर जो कस्बा है वहाँ के सबसे बड़े ये ज्वेलरी कारोबारी हैं। और ये फतेहपुर के देवड़ा चौक, इनके घर से थोड़ी दूरी पर देवड़ा चौक है, वहां से ये निकल रहे थे। तो बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 3 युवक वहां पर पहुंचे और इन्होंने जो है वहां से निकलते टाइम इनको गोली मारी है। गोली जो है इनके जो फेफड़े हैं उनसे थोड़ा सा नीचे की तरफ लगी है। तो इन्हें फतेहपुर के दानुका अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर इलाज जारी है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो व्यापारी की स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। जी संदीप, बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि व्यापारी इस समय जीवित हैं और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि गोली जरूर लगी है लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। संदीप, प्रथम दृष्टया क्या जानकारी दे रही है पुलिस, या व्यापारी के परिवार वालों से आपकी बात हुई होगी? किस तरीके का ये विवाद था जिसके चलते बदमाशों ने गोली मारी? कौन वो बदमाश थे? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये चूंकि काफी बड़े इनका जो कारोबार है वो है, और लेन देन का भी बहुत बड़ा जो कारोबार है वो चलता रहता है। तो इस वजह से प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसमें यह है कि कहीं ना कहीं इसमें पैसों को लेकर के कोई बात हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रही है और जो परिजन है उनको भी इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो माना जा रहा है उसमें यह कि कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़ा लेन देन का कारोबार जो बाबूलाल झालानी है इनका चलता है, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के कोई बात हो सकती है। लेकिन अभी चूंकि पुलिस के अधिकारी हैं वो अस्पताल पहुंचे हैं और इलाके में नाकेबंदी करवाई है, तो जो पूरी जो हकीकत है वो अभी थोड़ी देर बाद ही सामने आ पाएगी। जी संदीप, क्या पुलिस के हाथ खाली हैं? अभी भी पुलिस के हाथ किसी तरीके का कोई सुराग नहीं लगा, कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास नहीं है? देखिए, अभी क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ, कि बहुत ही थोड़ी देर पहले की ये बात है, तो अभी तक तो क्योंकि पुलिस है वो वहां पे मौके पे पहुंची है और कोई बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस को भी नहीं है कि आखिर कौन लोग थे, क्या वजह रही होगी। क्योंकि व्यापारी है वो भी घायल है, तो उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो अभी तक जो पुलिस है वो बिल्कुल खाली हाथ है और
अभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो डीवाईएसपी हैं, वो भी मौके पे पहुंचे। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद जो पुलिस है वो क्या कुछ कह पाती है। संदीप, आमतौर पर फतेहपुर शेखावटी जो है या फिर इसके आसपास के जो कस्बे हैं, जो गांव हैं, बहुत शांति प्रिय या गैर विवादित जगह मानी जाती हैं। सभी लोग यहां पर आपस में मिलजुल कर भी रहते हैं और कई अच्छे कारणों की वजह से भी, चाहे वो होली के चंग ढाप हो, इन सब को लेकर फतेहपुर शेखावटी सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस तरह की वारदातों से कहीं ना कहीं लोग सहम जाते हैं, लोगों में सनसनी होती है ऐसे छोटे कस्बों में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि यह जो इलाका है वैसे शांतिपूर्वक है आशिक, लेकिन जब भी हमने देखा होगा, जब भी यहाँ पर कुछ होता है, जब भी कोई घटना होती है तो वो फिर बड़ी होती है। और पहले भी आपने देखा होगा कि अभी तकरीबन 2 साल पहले, 3 साल पहले यहीं पर जो एक पुलिस के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की रात को इसी तरह से गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उससे पहले भी 1-2 बार सट्टेबाजी को लेकर के फायरिंग की घटना हुई है, कई बार गैंगवार की घटना। वैसे इलाका शांतिप्रिय है, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से रुख करते हैं राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान की तरफ, जहां इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G लॉन्च कर रहे हैं। कैसे उसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे मशीन दूसरे मशीन से बात करेगी, इसको आप मशीन लर्निंग बोलते हैं कि एक मशीनें एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो उनको पहले से कमांड दिया गया है उसको फॉलो करते हुए डिसीजंस ले रही हैं। तो मशीनों का आपस में जो बात करना है वो टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हो पा रहा है। और यही 5G का एक बड़ा यूजर केस है जो क्वालकॉम में अभी दिखाया गया कि कैसे भारत को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और कई सारी जो कंपनीज हैं वो एक ही कंपनी के साथ एक ही छत के तले कैसे वो उन अलग अलग सोल्यूशंस पे काम कर रही हैं। इसमें स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना हो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना हो, एक तरह से कोलैबोरेशंस जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद मैं कहूंगा आज का सबसे इम्पोर्टेंट पवेलियन है आत्मनिर्भर भारत का पवेलियन। एक कंसोर्शियम है जिसमें 100 से ज्यादा जो मेक इन इंडिया कंपनीज हैं, जो एक तरह से प्लेज ले चुकी हैं कि वो अपने भारत के लिए ही सोल्यूशंस बनाएंगी। वो कहीं भी कोई भी जो इंपोर्ट है उनका 1% इंपोर्ट भी बाहर से नहीं किया जाएगा। जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी होगी वो भारत की होगी, इंडिजीनियस होगी, मेक इन इंडिया होगी। और ये कंसोर्शियम जो है वो आत्मनिर्भर भारत कंसोर्शियम वॉइस के नाम से है। इसमें अभी जो कंपनियां हैं, करीब 23 कंपनियां शोकेस कर रही हैं, कंप्लीटली मेक इन इंडिया इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाने वाले। और यही प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो एसोसिएशन नया बनाया गया है और ये जनवरी में स्टार्ट किया गया है। आप ये सोचिए कि किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं 5G की 2018 से, और आज वो जमीन पर आते ही दिखाई दे रही हैं आत्मनिर्भर भारत के केस में और आत्मनिर्भर भारत के इस कंसोर्शियम के रूप में, जहां पर 23 कंपनियां इस वक्त शोकेस कर रही हैं। 100 कंपनियां इस एसोसिएशन के तले आ चुकी हैं जिन्होंने ये प्लेज लिया है कि वो भारत की समस्याओं का समाधान देने के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी तरह का जीरो इंपोर्ट पर काम करेंगी। तो कंप्लीटली मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस को बनाने के लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है प्रधानमंत्री का, वो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। और इसीलिए जो कंपटीशन पर लगातार फोकस करते रहे हैं प्रधानमंत्री की, किस तरह से प्रतिस्पर्धा रहे, और प्रतिस्पर्धा का फायदा जो है वो ग्राहकों को मिलता है। ज्यादा कंपनियां सॉल्यूशंस पे काम करेंगी तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर के आएंगी। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो सॉल्यूशंस बाहर आपको $100 में मिलता है वो यहाँ पर कैसे $10 में दिया जाए, यानी 10 गुने कीमत से भी कम कैसे सॉल्यूशंस हम निकाल पाए। और यही भारत की खूबी रही है कि वो कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की जो कोशिश है वो की जाती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का कंसोर्शियम वॉइस के जरिए वही एक्सप्लेन किया जा रहा है प्रधानमंत्री को कि कैसे कंपनियां जो भारत की टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर डेवलप करके कोशिश कर रही हैं मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस देने की। और प्रधानमंत्री भी शायद यही बात उनको समझा रहे होंगे कि कैसे हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, उन टेक्नोलॉजीज के लिए भारत को कैसे तैयार करना है जो इस वक्त भारत की समस्याओं के समाधान करने के लिए जरूरी है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुत बड़ा फोकस नजर आ रहा है। जिस तरह से ये किया जाए, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस है उसको एनकैप्सुलेट, एंगेज एंड एक्सपीरियंस ए न्यू डिजिटल यूनिवर्स। तो आपको एक पूरा का पूरा डिजिटल यूनिवर्स नजर आ रहा है जिसमें हार्डवेयर सॉल्यूशंस भी हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, जो रिमोट टेक्नोलॉजीज के जरिए
जो एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज पहुंचाने की बात हो, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन को कैसे जमीन पर लाया जाएगा, उसका सोल्यूशन देना हो। प्रधानमंत्री इस वक्त रिमोटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया ही है, अपनी बात को पहुंचाने के लिए ही नहीं। और बीकानेर में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र और ग्रामीण परेशान हैं। कल प्रदर्शन कर प्रशासन को आखिरी चेतावनी दी गई थी। उपखंड के अमृतवासी गांव का यह मामला है। ग्रामीण और छात्र स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो बीकानेर में अमृतवासी गांव के स्कूल के अंदर ताला लगा दिया गया है। ताला इसलिए लगाया गया है कि इस स्कूल के अंदर शिक्षक ही नहीं है। अब गांव वालों और बच्चों की मांग है कि स्कूल के अंदर शिक्षकों की कमी है, लिहाजा यहां पर शिक्षक भेजे जाएं ताकि इस गांव के बच्चे पढ़ सकें। इसलिए ताला लगाकर ये छोटे छोटे बच्चे गांव वालों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस स्कूल में शिक्षकों की कमी है और जो मौजूदा शिक्षक हैं वो सभी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, लिहाजा जितनी पोस्ट इस स्कूल में खाली है उतनी पोस्ट भरने को लेकर गांव और बच्चे यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विक्रम के साथ। विक्रम, क्या अपडेट इस घटना को लेकर? देखिए आसिफ, ये जो कल भी ग्रामीणों ने जो है वो प्रशासन को ये चेतावनी दी थी और स्कूल पर प्रदर्शन किया था कि अगर उनके यहाँ जो शिक्षक नहीं लगाए जाते हैं तो फिर वो ये तालाबंदी कर देंगे। लेकिन कल प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज आज ग्रामीणों ने जो है वो ये डूंगरगढ़ उपखंड का जो अमृतवासी गांव है वहाँ के स्कूल पर तालेबंदी की है और छात्र और जो ग्रामीण है वो स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी केवल यही मांग है कि जो स्कूल को क्रमोन्नत दिया गया है लेकिन यहाँ पर शिक्षक नहीं लगाए गए हैं, तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बार बार जो है अधिकारियों को इसके लिए कहा है। कल भी इन्होंने चेतावनी दी थी लेकिन उसके बावजूद जो सुनवाई नहीं होने पर आज जो है ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। और ये बड़ी घटना इसलिए भी है क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बीकानेर के दौरे पर हैं और ऐसे में अगर शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूल में तालाबंदी होती है तो कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी घटना इसे माना जा सकता है। जी विक्रम, क्या कोई शिक्षा अधिकारी इनसे बात करने के लिए पहुंचा है? किसी तरीके का कोई आश्वासन? देखिए अभी तक जो कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है मौके पर। हालांकि ब्लॉक सीएमएचओ वो ब्लॉक अधिकारी जो हैं शिक्षा विभाग के वो जरूर मौके पर पहुंचेंगे क्योंकि बाकी सभी, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है तो अधिकारी सब इधर बीकानेर में ही व्यस्त हैं। लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा और ग्रामीणों में इसी बात का रोष है कि बार बार कहने के बावजूद जो है उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दौसा जिले के लालसोट में शुक्रवार को पुलिस की गिरफ्त से 2 आरोपी फरार हो गए। रात भर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, इसमें से एक आरोपी पकड़ा गया जबकि दूसरे को पकड़ने में पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिली। रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस चोरी के आरोप में करीब आधा दर्जन आरोपियों को लालसोट न्यायालय में पेश करने पहुंची थी। पेशी के बाद पुलिस सभी आरोपियों को जेल लेकर जा रही थी। तभी लालसोट बस स्टैंड के समीप चलती जीप पे से 2 आरोपी कूदकर फरार हो गए। इनमें से एक आरोपी जनक बावरिया को पुलिस ने दबोच लिया जबकि दूसरा आरोपी सीताराम बावरिया कस्टडी में अभी भी फरार है। घटना की सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और फरार हुए आरोपी की तलाश में जुटी रही, लेकिन अभी तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। बस स्टैंड के पास से 2 मुलजिम जो है किसी तरीके से वो नीचे उतरे और भागने लगे, तो पब्लिक के सहयोग से जो है एक मुलजिम को पकड़ लिया गया और दूसरे मुलजिम के लिए जो है तलाश करने लगे। और इसके अलावा सर्कल के जो है थानों को जाता है इनकी तलाश के लिए लगा दिया गया है। जिन जिन संभावित स्थानों पर इसके जाने की संभावना है वहाँ की लगातार तलाश की जा रही है।
झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहारिया ढाणी गांव में शुक्रवार शाम जमीनी विवाद पर दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में जमकर लाठियां और धारदार हथियार चले। इस खूनी संघर्ष में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलने के बाद डीएसपी ब्रजमोहन मीणा समेत कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। डीएसपी झालावाड़ ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि गांव में गुर्जर और रेबारी समुदाय के दो पक्षों में चरागाह भूमि में पशु चराने व पुराने जमीनी विवाद को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पुराना कोई आपसी रंजिश का मामला था। 10-15 साल पहले गुर्जरों ने कुछ जमीन ली थी। उस संबंध में रेबारी और गुर्जरों में आज रात को झगड़ा हुआ, जिसमें सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मैं भी गया स्वयं थानाधिकारी से, और वहां से अभी जो हॉस्पिटल में हैं उनमें 8 व्यक्ति हैं, जिनमें 2 के गंभीर रूप से घायल होने की वो है। सर एक छोटी सी बात कर ली कि मेरे अंकल जो खेत से आ रहे थे उधर, तो उनके खेत में कुछ भैंसें से बल्कि वो तो समझाने गए थे, तो भैंसे के उड़े तो घोड़ा लेकर दौड़े उनके ऊपर, घर भग के आए, बोले मेरे ऊपर घोड़े लेकर दौड़े। तो ऊपर अंकल जी हम समझाने गए, जैसे समझाने गए शाम का टाइम था, बैटरी डाल के ऊपर बाटा पत्थर करा। बाटा पत्थर हम जैसे लकड़ियाँ बचाव करा, तो फिर पत्थर लकड़ियाँ कुराड़ियाँ दनादन चलने लगी। फिर बीकानेर संभाग दौरे पर सीएम गहलोत नाल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सादुल क्लब हेलीपैड पहुंचे। सीएम गहलोत हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। हेलीपैड से कर्णी स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन में शिरकत करेंगे। बीकानेर से हनुमानगढ़ और गंगानगर भी जाएंगे सीएम। राज्य के दौरे से पहले सीएम गहलोत बीकानेर दौरे पर। पार्टी में सब कुछ ओके का मैसेज देने की कोशिश। तो आज बीकानेर संभाग पर सीएम अशोक गहलोत दिल्ली से आने के बाद अब फिर से दौरे। आज गंगानगर हनुमानगढ़ भी जाएंगे बीकानेर से, और ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन में शिरकत करेंगे। कर्णी स्टेडियम पहुंचेंगे नाल एयरपोर्ट से। पहले नाल एयरपोर्ट के ऊपर उनका प्लेन लैंड करेगा और उसके बाद में चॉपर से वो यहां से रवाना होंगे, और उसके बाद गंगानगर और हनुमानगढ़। आए हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये सभी की हम लोग करने से स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय स्पर्धा के समापन समारोह में शिरकत कर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के आबू रोड पहुंचे। आबू रोड के समीप मानपुर हवाई पट्टी से रवाना होने के पहले प्रदेश भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक अभिनंदन सभा का आयोजन किया गया था। यहां प्रधानमंत्री ने संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए और लाउड स्पीकर के उपयोग के बने नियमों की पालना करते हुए रात 10 बजने के बाद माइक का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री करीब 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने बिना माइक के सभा में मौजूद हजारों की जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के इस कर्ज को चुकाने के लिए इस धरती पर दोबारा आएंगे। इसके बाद आबू रोड की इस धरती को प्रधानमंत्री ने 3 बार झुककर थूक भी लगाया। प्रधानमंत्री मंच से उतरकर सभा में मौजूद जनता के पास पहुंचे और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भारत माता की जयकारे भी लगवाए। अभिनंदन सभा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी सहित कई सांसद और जनप्रतिनिधि इस समय मौजूद रहे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पूनिया जी मानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजस्थान दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आबू रोड में लोगों को बिना माइक के संबोधित किया। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ने सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, राजस्थान के लोगों के प्यार को ब्याज समेत वापस करूंगा, ये मेरा वादा है। उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया जिसमें वो पगड़ी पहनाकर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, माननीय गुलाब जी भाई साहब, माननीय गजेंद्र जी भाई साहब, माननीय राजेंद्र जी भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब से
आग्रह करूंगा कि बड़ी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, माननीय गुलाब जी भाई साहब, माननीय गजेंद्र जी भाई साहब, माननीय राजेंद्र जी भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि बड़ी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।